बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय शिक्षार्थियों। आप लोगों को सादर अभिवादन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम रांची से आज कोविड-19 से पूरा देश यानी कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। इसी संकट की घड़ी में हम लोग बड़े ही धैर्य से कोरोना वायरस का सामना करते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वीडियो और जूम ऐप से भी आप लोगों से वार्ता दिन प्रतिदिन होती रही है। जैसा कि मैं पहले आप लोगों के बीच प्रतिदिन 50 से 52-45 मिनट, किसी 59-60 1 मिनट 1 घंटे की भी वीडियो आप लोगों के समक्ष भेजी गई है। इस कोरोना वायरस के महामारी के दौर में आप सभी लोगों का सादर अभिवादन भी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम से आज मैं कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 से बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की है, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, बुद्धि का विकास एवं बौद्धिक विकास क्या है, जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि विकास का संबंध क्या है, ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के समक्ष भेज चुका हूँ। आज मैंने आप लोगों के समक्ष बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं उसको लेकर उपस्थित हैं। बुद्धि के सिद्धांत की जब हम बातें करते हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि की व्याख्या में उसकी संरचना को बताया गया है और मनोवैज्ञानिकों के बुद्धि के संबंध में विचारों को बुद्धि सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा भी बुद्धि के तत्वों या कारकों पर प्रकाश डाला गया है। बुद्धि की वास्तव में संरचना से संबंधित जो कुछ सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। जब मैंने सिद्धांत की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की विभिन्न सिद्धांत की बातें कही हैं कि वास्तव में
बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, प्रत्येक सिद्धांत को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या किया है। अगर मैं पहले सिद्धांत को उन्होंने कहा है कि बीने का एक कारक सिद्धांत, कहीं कहीं इसे एक कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, कहीं कहीं एक तत्व सिद्धांत भी क्या कहा जाता है, कहीं एक खंड सिद्धांत भी कहा जाता है। इन तीनों को तो एक को तो तीन नाम से कहा जा सकता है, लेकिन उसके जो प्रतिपादक हैं वह सिर्फ बीने हैं। बीने ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि में सिर्फ मानसिक योग्यता है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता की बात उन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने उसको अविभाज्य माना है कि बुद्धि एक इकाई है। इसके प्रतिपादक इस पर आपका बीने ने बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना है और कहा है कि इसे स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि में मात्र एक शक्ति है या एक कार्य के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर बुद्धि को वह मानसिक शक्ति के रूप माना है कि बुद्धि मात्र एक मानसिक शक्ति है, वह मानसिक शक्ति जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित भी करती है। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिकों ने का मत है कि किसी कार्य विशेष को संपन्न करते समय संपूर्ण बुद्धि एक समय में समाप्त हो जाती है, एक समय में संपन्न होती है, समाप्त नहीं होती है, सारी संपन्न होती है। जो कार्य करते हैं तो हर बुद्धि एक समय में संपन्न होती है। मुझसे बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये सब बुद्धि के ही तत्व हैं, समान तत्व हैं। और आज इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता है, कोई भी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को नहीं मानता है और कहा कि बुद्धि में एक तत्व सिद्धांत की जगह नहीं दिया गया। तब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि में कहा कि मानसिक योग्यता तो है, बालक कार्य करता है तो मानसिक योग्यता के अंतर्गत करता है और उस आधार पर स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1904 ईस्वी में। स्पीयरमैन ने कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है, दो तत्व सिद्धांत भी कहा जा सकता है, दो कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसे कहता है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने जो दो कारक सिद्धांत की बातें कहा है उनके अनुसार कहा कि बुद्धि में दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार की मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के जो मानसिक कारक है उसमें दो प्रकार के मानसिक कारकों की आवश्यकता होती है। वह मानसिक कारक जो हैं, इसे प्रथम सामान्य मानसिक कारक और द्वितीय विशिष्ट मानसिक कारक, और उसे कह सकते हैं मानसिक योग्यता भी कह सकते हैं। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय सामान्य विशिष्ट योग्यता। मनोवैज्ञानिकों ने सामान्य मानसिक योग्यता को
को सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सामान्य योग्यताएं जो है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता की बातें आती है तो केवल विशिष्ट कार्यों में ही संबंधित होती है। विशिष्ट मानसिक योग्यता की बातें आती है तो विशिष्ट कार्यों में से ही संबंधित होती है, उससे सामान्य से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति में, हर पुरुषों में, हर स्त्रियों में कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। जैसे पुरुष में का अधिक वजन उठाने की विशिष्ट योग्यता, हाथों से अधिक वजन उठाने की विशिष्ट योग्यता, स्त्रियां में विशिष्ट योग्यता की वो हाथों से तीव्र कार्य करती है, तेज गति से कार्य करती है, और पुरुष मंद गति से कार्य करता है, तो विशिष्ट योग्यता हुई। तो ऐसे ही विशिष्ट योग्यता से प्रत्येक व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ उसमें विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। हर व्यक्ति में सामान्य योग्यता पाती है, उसके अलावा कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाती है। पढ़ने में विशिष्ट, व्यवहार के आधार पर विशिष्ट, अंक गणितीय आधार पर विशिष्ट, एक समान नहीं होते, उसमें विशिष्ट योग्यताएं कुछ न कुछ पाई जाती है। एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है, एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है, और एक से अधिक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है। एक व्यक्ति में एक ही योग्यता भी हो सकती है विशिष्ट योग्यता, और एक से अधिक भी हो सकती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों में या विषयों में कुशल होता है, एक व्यक्ति जितना क्षेत्र में या विषयों में कुशल होता है, उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं, उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो एक व्यक्ति में अगर एक से अधिक विशिष्ट योग्यता है तो इन विशिष्ट योग्यताओं में से कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। इससे अधिक तो कोई विशेष संबंध उसे नहीं पाया जाता है। लेकिन स्पेरमैन का यह विचार है कि अगर एक व्यक्ति में समान योग्यता की भाषा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इसमें नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति में भाषा जितनी अधिक उसमें अधिक होती है वह उतना बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को अमान्य कहा। लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि सिद्धांत भी अमान्य है। जैसे गणितीय परीक्षण पर मनोवैज्ञानिक ने गणितीय परीक्षण पर बात कहा कि वास्तव में गणितीय परीक्षणों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण एक दूसरे से सहसंबंधित है। परीक्षण जो होता है वो एक दूसरे से सहसंबंधित है, और उसमें अतः मैंने जब एलिपर्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, जैसे जी कारक को जनरल फैक्टर का प्रतिनिधित्व कर रहा है सामान्य कारक, शेष दोनों जो परीक्षणों का जो स्वतंत्र क्षेत्र है S1 या S2, दोनों क्षेत्र को गोला से संपर्क बनाया जिससे एक चिन्हित करके जिसका चक्र घूमता है, बुद्धि इसी तरह घूमती है। तो जो गोले के अंदर, सफ़ेद गोले के अंदर चला जाता है वह विशिष्ट योग्यता है व्यक्ति की। जो कोई कार्य को अच्छे तरीक़ा से पालन करता है तो उसमें कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। आप उसी भी चीज़ को कितना सरल ढंग से करते हैं, अब
कोई व्यक्ति उसे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करता है उसी कार्य को, तो आप कहते हैं इसके पास बुद्धि है। यही विशिष्ट योग्यता तो है। उसे अगर हम विशिष्ट योग्यता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा समान योग्यता की बातें करती हैं, तो समान योग्यता की जो आवश्यकताएं भी इन विशिष्ट योग्यताओं में पड़ती हैं, इस विशिष्ट योग्यताओं में योग्यताएं पड़ती हैं। और स्पीयरमैन ने जब इसे 1927 ईस्वी के अनुसार बातें करते हैं, स्पीयरमैन ने 1927 में इस पर विचार किया कि वास्तव में बुद्धि में जो जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ और विशिष्ट कारक भी होते हैं, जैसे जी फैक्टर जिसका जितना विचार प्रक्रिया में गति और निष्क्रियता से मुक्त है, किसी विचार प्रक्रिया में गति और निष्क्रियता से अगर मुक्त है, इसी प्रकार में डब्ल्यू फैक्टर विशिष्ट योग्यता वाले का अर्थ जैसे होते इच्छा शक्ति। किसी भी व्यक्ति में एक समान इच्छा शक्ति होती है, किसी में विशिष्ट इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण तथा संलग्नता से है। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया कि कुछ कार्य निष्पादन इस प्रकार करते हैं जो जी कारक पर सभी कार्यों में समान होता है। जी कारक की बातें करते हैं तो वह सभी कार्यों में समान होते हैं। लेकिन स्पीयरमैन में जो कुछ उसके समर्थक थे, मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन के समर्थक मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि इस सिद्धांत के अध्ययनों के आधार पर मानते हैं तो प्रतिपादन किया गया है, लेकिन यह सिद्धांत भी अमान्य हुआ और उससे आगे जिसका वर्णन किया गया है कि बुद्धि न तो एक तत्व सिद्धांत है और न तो दो तत्व सिद्धांत है। बुद्धि को थॉमसन की बातें करते हैं। थॉमसन महोदय ने तीसरे सिद्धांत की एक प्रतिपादन किया कि बुद्धि का थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत की बातें कहा। प्रतिदर्श का सिद्धांत मतलब एक दर्श से लेकर एक चीज से प्रतिदर्श एक एक शब्द लेकर के हमें क्लियर कर देंगे वास्तव में प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है। मतलब थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत नाम ऐसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को 1881 और 1955 में भी इसे प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं थॉमसन महोदय हैं। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत के रूप के विशेष इसे करते रहे हैं कि सिद्धांत के विरोध में किया। देखिए प्रतिदर्श का सिद्धांत जो प्रतिपादक हुआ स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में हुआ कि स्पीयरमैन कह रहे हैं कि बुद्धि में मात्र दो कारक होते हैं, दो योग्यताएं होती हैं, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब बिनी ने तो मात्र एक को बताया, बुद्धि एक खंड का तो हो ही नहीं सकती, एक कुछ दिन में समाप्त भी हो सकती है। इसको सिद्धांत को निकाल दिया जाएगा, चलेगा दो तक हद तक ठीक है। बुद्धि में दो तत्व सिद्धांत है, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं है। इसलिए स्पीयरमैन के सिद्धांत को भी अमान्य माना गया। अमान्य मानते हुए प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और उनके विरोध में एपर्ट थॉमसन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया 1955। और जब इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया तो थॉमसन ने इस बात का तर्क भी किया कि व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार, क्योंकि जिन पियाजे ने भी बौद्धिक विकास पर बल दिया है,
वास्तव में बौद्धिक विकास किया है उस पर जीन पियाजे ने अत्यधिक महत्व दिया है। जब व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, कहा कि ये स्वतंत्र निभाव पर निर्भर करता है, परंतु जब इन्होंने इस स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र ने कहा कि स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो कहा है, यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो क्या बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट परिदृश्य ही सामने आता है? नहीं, एक परिदृश्य, हर परिदृश्य एक एक परिदृश्य लेकर के इस प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। विभिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक की बातें आई, जो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, वे विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूने की बात होती है। का ओवरलैपिंग से स्पष्ट होता है कि थॉमसन के सिद्धांत का जो निम्नलिखित प्रारूप तैयार किया गया, कि वास्तव में थॉमसन ने स्पीयरमैन के विरुद्ध में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या थॉमसन का सिद्धांत पूर्ण रूप से परिपक्व है? बातें उतर गई। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में दो गोलों को बनाया, दो वृत्त को बनाया, और दोनों वृत्त में एक सर्किल बनी, उस सर्किल में छोटे छोटे प्रतिदर्श। उन्होंने कहा कि तमाम प्रतिदर्शों से एक एक दर्श लेकर के एक प्रतिदर्श तैयार किया, और कहा कि छोटे वृत्त जो हैं, छोटे छोटे वृत्त हुए, उन्होंने कहा कि विशिष्ट कारकों का मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो वृत्त बनाया, वो दो वृत्त के अंदर छोटे छोटे से वृत्त बनाया, और कहा कि ये जो छोटे वृत्त हैं, विशिष्ट कारकों अथवा मानसिक योग्यताओं का, एक विशिष्ट कारकों, जो बड़े बड़े वृत्त विशिष्ट कारकों मानसिक योग्यताओं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे नहीं प्रतिदर्श सिद्धांत तैयार हुआ, इससे बहस नहीं हुई, ऐसे किसी के सिद्धांत को चैलेंज कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर थॉमसन ने स्पीयरमैन के सिद्धांत पर चैलेंज की बात बताया कि यह सिद्धांत अमान्य है, उनके विरोध में मैंने सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की, और कहा कि जबकि बड़े दोनों वृत्त जो बड़े बड़े हैं, दो वृत्तों को परीक्षण का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षण एक ही बातें करते हैं कि 8 विशिष्ट कारकों के घरों में, उसमें 8 वृत्त हैं, एक वृत्त के अंदर 8 कारक के प्रतिदर्श किए गए हैं। जबकि बी जो बातें होती है, परीक्षण बी से 11 विशिष्ट कारकों के परिदर्शों का प्रदर्शन किया गया, क्योंकि दोनों परीक्षण में जो 6 विशिष्ट कारक समान हैं, अतः इनमें जो धनात्मक सहसंबंध है, थॉमसन का विचार था कि सभी बौद्धिक परीक्षण में जी फैक्टर मतलब सामान्य कारक नहीं पाया जाता है। इन्हें कहा, थॉमसन का विचार था कि जी फैक्टर में, बौद्धिक परीक्षण में के जो जी फैक्टर है उसमें जी फैक्टर नहीं पाया जाता था। थॉमसन ने जो इतना
अवश्य माना है कि थॉमसन ने ये बातें माना भी कि कुछ परीक्षणों में जी फैक्टर जनरल फैक्टर अवश्य पाया जाता है, सब में तो नहीं, लेकिन कुछ परीक्षण में जनरल फैक्टर समान शक्ति अवश्य पाई जाती है। परंतु वह जी फैक्टर है स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान ही विस्तृत होता है। जी फैक्टर को स्पीयरमैन के ही समान विकसित होता है और न ही स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान न ही विस्तृत होता है और न ही इतना संकीर्ण है जितना कि स्पीयरमैन का विशिष्ट कारक है। मैंने कहा कि स्पीयरमैन का जो विशिष्ट कारक है उसके से तुलना किया जाए तो इतना संकीर्ण नहीं है मेरा सिद्धांत, इसलिए मेरा सिद्धांत मान्य है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत का खंडन हमेशा होती है, एक दूसरे की बातों का बार बार खंडन होती है और उसी खंडन के आधार पर एक चतुर्थ सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन का जो है समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत की बातें कहा है और यह सिद्धांत 1930 और 1938 के बीच इसकी स्थापना हुई थी। इसको समूह कारक सिद्धांत कह सकते हैं, समूह तत्व सिद्धांत कह सकते हैं। स्पीयरमैन का समूह तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का समूह कारक सिद्धांत कि हैं तो स्पीयरमैन ही इस सिद्धांत के प्रतिपादक। इसे थॉमसन का जो यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थॉमसन का ये सिद्धांत दिए हैं थॉमसन ने, थॉमसन का ये सिद्धांत क्या है, थर्स्टन का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है, जिसको कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इनके इस सिद्धांत के नाम से ही थर्स्टन प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने फैक्टर का जो बातें किया जनरल और विशिष्ट का, वो विधि को विकसित किया है, एनालिसिस विधि को विकसित किया है। और थर्स्टन ने इस विधि की सहायता से जो बुद्धि के कुछ समूह कारकों का जो पृथक्करण किया है कि बुद्धि में कुछ समूह कारक हैं जो अलग अलग। थर्स्टन का यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का है। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ख्याति प्राप्त की। और थर्स्टन ने जो जी और यश कारकों की बात कहा, हमारा विशिष्ट कारकों की जो बातें कहा कि वह उपस्थित होकर स्वीकार नहीं किया। थर्स्टन ने सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया थॉमसन के, उन्होंने इन कारकों के स्थान पर मानसिक संगठन की बात कहा कि एक व्यक्ति के व्यवहार में मानसिक संगठन के समूह कारकों को स्वीकार किया कि एक व्यक्ति के अंदर मानसिक संगठन के कुछ समूह कारक होते हैं। इस कारकों में जो क्राइक मनोवैज्ञानिकों ने 1972 में विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने ये भी बताया कि यदि एक बड़े समूह को, कितनी अच्छी बातें बताया है थर्स्टन के सिद्धांत को, कि यदि एक बड़े समूह की बातें आती है, समूह को अधिक मात्रा में अगर हम बात करते हैं, अधिक मात्रा में परीक्षण दिए जाएं और मान लीजिए कि
जो परीक्षण वाचिक योग्यता, कितनी अच्छी बात है कहा कि वाचिक योग्यता और प्रत्यक्ष परक योग्यताओं से संबंधित हो। वाचिक योग्यता की बातें कहा और परक प्रत्यक्ष परक योग्यताओं से संबंधित की बातें कहा। उसमें भी उन्होंने चित्र के माध्यम से बताया और उन्होंने कहा सबके P1 P2 P3 की बातें कहा। और लास्ट में जो खटखोड़ साइड का एक चित्र आएगा उस खटखोड़ उन्होंने P के माध्यम से उसको डिफाइड किया। बड़ा बोर्ड पर अगर इस चित्र को बना के बताया जाएगा तो आपको और अच्छा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पर मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है क्या कैसे इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। और जब उन्होंने चित्र के वास्तव में शाब्दिक योग्यता के परीक्षण को अगर माने तो उन्होंने भी से तुलना की वाचिक योग्यता से। और वाचिक योग्यता की बातें जब उन्होंने कहा कि इलिपस के द्वारा अगर प्रदर्शित किया गया है तो इसे भी से इलिपस ने भी से प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष परक योग्यता से संबंधित परीक्षणों में P1 P2 P3 P4 को इलिपस के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया है, यदि एक ही योग्यता से अगर संबंधित परीक्षण में अगर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो परिणाम स्वरूप परीक्षणों के आधार पर अगर ये जो क्लस्टर्स प्राप्त होते हैं उसे क्लस्टर भी और पी की बातें जब करते हैं तो अक्षरों द्वारा इसे प्रदर्शित भी किया जाता है। थर्स्टन ने जो समूह तत्व की बातें कहा कि थर्स्टन ने अपने कारक विश्लेषण के आधार पर निम्न 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है। थॉमसन ने अपने कार्य विश्लेषण के आधार पर कहा कि एक व्यक्ति के अंदर जो है 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया। बस 7 मौलिक योग्यताओं की हम बातें करते कि एक एक करके, तो उसमें मैंने पहले वाचिक योग्यता क्या है जिसको भी से प्रदर्शित किया। वाचिक योग्यता उन्होंने कहा कि यह वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझना और उसका उपयोग करता है। एक व्यक्ति के अंदर वास्तव में शाब्दिक विचार क्या है उसको समझ के उसका उपयोग करना ही वाचिक योग्यता है। फर्स्ट मानसिक योग्यता। दूसरी मानसिक कार्य विश्लेषण के आधार पर उसकी जो मानसिक योग्यता की बातें रखा तो इसके मौलिक मानसिक योग्यताओं में जो पाया जाता है तो उसने संख्यात्मक योग्यता की बात कहा है। संख्यात्मक जैसे n से प्रदर्शित किया है। यह वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति, कितनी अच्छी बातें कहा, यह वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति साधारण गणितीय प्रकारों की बातें आती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि को करता है। संख्यात्मक आधार पर, संख्यात्मक योग्यता के आधार पर गणित से संबंधित गुणा, भाग, जोड़, घटाना की बातें आती हैं। और वस्तु प्रक्षेपण योग्यता, ये वस्तु प्रक्षेपण योग्यता क्या है उसके साथ में मौलिक मानसिकता के अंतर्गत वस्तु प्रक्षेपण योग्यता
इन योग्यताओं के द्वारा जो व्यक्ति वस्तु प्रक्षेपण करता है तथा वस्तु प्रक्षेपण संबंधों को समझता है। प्रक्षेपण माने क्या? जैसे ज्यामितीय समस्याओं में प्रक्षेपण होता है, तो व्यक्ति वस्तु द्वारा समझता भी है, का अध्ययन भी करता है। और प्रत्यक्ष परक योग्यता की जो बातें करता है, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानना। देखिए, इस योग्यता व्यक्ति किसी भी बालक में यदि सकता है, किसी वस्तु को शीघ्र पहचान जाता है तथा उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है। वस्तु को पहचान करके ये हीरा है, इस वस्तु को पहचान जाता है और उसका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे व्यक्ति पढ़ने आदि में शब्दों को पहचानना, जैसे कोई चीज पढ़ता है तो व्यक्ति शब्द को पहचान जाता है क्या लिखा है, तो वही होता है प्रत्यक्षीपरक योग्यता। शब्द को पहचानना, पढ़ने आदि के शब्दों को पहचानना प्रत्यक्षीकरण योग्यता है। एक चीज और बताया उसी सातों मौलिक योग्यताओं में से, कहा कि स्मृति योग्यता। बताइए स्मृति क्या है? जब स्मृति और विस्मृति की बातें आती हैं तो विस्मरण को अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए स्मृति योग्यता क्या है? इस योग्यता के द्वारा अगर व्यक्ति अधिगम करता है, कुछ सीखता है, इसी योग्यता के द्वारा, स्मृति के द्वारा व्यक्ति, इसी अधिगम द्वारा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है तथा प्राप्त सूचना का धारण करता है। कुछ पढ़ता भी है, उससे कुछ सीखता भी है और उससे भी धारण भी करता है। धारण करने की शक्ति व्यक्ति में तीव्र हो जाती है। जब तार्किक योग्यता की बातें करते हैं, छठवां पॉइंट तार्किक योग्यता, इसी सातों मौलिक योग्यताओं में एक तार्किक योग्यता मतलब तर्क करना। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अमूर्त संबंधों को, अमूर्त पढ़ाए इसके पहले, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, तो अमूर्त संबंधों का जो प्रत्यक्षीकरण करता है, अभी प्रत्यक्षीकरण से पहले आए थे, तो सीखना, अमूर्त चीज़ों के बारे में पढ़ना प्रत्यक्षीकरण है तथा उसका उपयोग करता है। पढ़ के अगर उसका उपयोग करता है, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति नई समस्याओं के समाधान हेतु पुराने अनुभवों को भी रखता है। कोई नई समस्या है तो कोई भी नई समस्याओं के समाधान के लिए पुराने अनुभवों को भी रखता है या इसका उपयोग करता है। ताकि तो यही है, अगर कोई चीज़ मैं नया आपको बता रहा हूँ तो मैंने उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, पुराना लेके प्रस्तुत करता हूँ और उसके द्वारा आप तर्क और चिंतन करते हैं। व्यक्ति की समस्याएं जो हैं हल होती हैं। ऐसा नहीं कि सर जो समस्याएं हल नहीं होती है। कई लोग आप कहते भी हैं कि सर ये समस्या है हल हो ही नहीं पा रही है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी समस्या ऐसी है जिसका समाधान न हो। अगर समाधान नहीं होगा तो समस्या बनती ही नहीं, इसलिए समस्या का समाधान है। तो उसी को उन्होंने तर्क के आधार पर इसको पुराने नवीन चीज़ों को पुरानी चीज़ से जोड़ करके तार्किक योग्यता बढ़ाता है, एक व्यक्ति में विद्वान होता है। तो थर्स्टन का जो ये आपका सिद्धांत कुछ हद तक ठीक भी है, अच्छा इन्होंने पॉइंट में बताया है कि व्यक्ति में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और लास्ट में उन्होंने शाब्दिक योग्यता की बात कहा कि एक व्यक्ति में जो शाब्दिक योग्यताएं होती हैं
इस योग्यता के अगर द्वारा बात करते हैं तो शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है, शब्द के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। यह योग्यता व्यक्ति के व्यक्तिगत कारकों से संबंधित है। शाब्दिक योग्यता क्या है? व्यक्ति के व्यक्तिगत कारकों से संबंधित हो सकती है। थर्स्टन की बात के अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में दो योग्यताएं, उन्होंने बताया तर्क शक्ति में दो योग्यताएं मानी गई हैं या मानी हैं। थर्स्टन ने दो योग्यता मांगी है तर्क शक्ति में। उन्होंने कहा कि आगमन योग्यता और दूसरा कहा कि निगमन योग्यता। आगमन और निगमन योग्यता से संबंधित है। व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में निगमन योग्यता उनसे एक और अन्य कारक भी, ये अन्य और ये अन्य कारक से का भी पता लगाया जा सकता है जो समस्या हल करने की योग्यता से संबंधित है, जो समस्या हल करने की योग्यता से भी संबंधित है। आपके पास समस्या है तो समस्या को हल करने की योग्यता उसमें विकसित होती है। इसी प्रकार से जब छठे कारक में जो दो कारक हैं, अतः कुल कारकों की जो संख्या तो 9 हो सकती हैं, हो जाती है मिला करके। आगे चलकर कारक विश्लेषण विधि के आधार पर, कारक विश्लेषण विधि के आधार पर जब मैंने गिलफोर्ड ने भी बुद्धि के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गिलफोर्ड ने, जब मैंने आपको आज मैं क्योंकि समाप्त नहीं हो पाएगा इसलिए अधूरा छूट जाएगा, तो मैंने जो बचा है आपका, मैं यहीं पर इसको विराम दे रहा हूँ सिद्धांत को। लगभग आपको मैंने चार सिद्धांत बचा चुके हैं। पहले सिद्धांत विनय का एक तत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन का दो तत्व सिद्धांत, फिर थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत और थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। ये चारों चीज़ें बता चुके हैं। आप लोग को, हमको विश्वास है कि पूर्ण रूप से ये आपको अच्छा लगेगा और उसको जो बीच बीच में अच्छे पॉइंट है उसको नोट भी करिएगा, क्योंकि सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। उसकी थ्योरी को समझिए, सिद्धांत क्या कर रहा है। कभी कभी कहते हैं सर उसमें का उसमें हो जाता है, नहीं, सिद्धांत की थीम समझ जाएंगे तो सिद्धांत इसमें से उसमें हो ही नहीं सकता। सिद्धांत का पहले थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं आप लोग, हो जाता है, कर भी देते हैं, लेकिन एक तो सिद्धांत को आप लिख दीजिए कि स्पीयरमैन ने दिए हैं तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक तो सिद्धांत को विनय ने दिया है और किसने आगे बढ़ाया है, टर्मन ने इस सिद्धांत को आगे भी बढ़ाया है। और जब बातें छोटी है कि टर्मन और स्टर्न ने इस सिद्धांत को आप प्रतिपादन विनय ने किया लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया, तो इसको अगर गलत कर देंगे तो ये सिद्धांत गलत ही माना जाएगा। इसलिए सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत को विनय ने, दूसरे सिद्धांत को स्पीयरमैन ने, फिर थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत, थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत की बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। इसलिए मैंने चार सिद्धांतों की व्याख्या आप लोगों के समक्ष बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसको अभिव्यक्त कर दिए हैं। अब बकिया इसी आधार पर, जो कारण विश्लेषण के आधार पर, थर्स्टन ने कारण विश्लेषण के आधार पर ही तो बताया कि जो एक व्यक्ति की जो पाई जाती हैं विशेषताएं, उन्होंने कहा कि थर्स्टन ने अपने कारक विश्लेषण के आधार पर कि व्यक्ति में 7 मौलिक मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। और 7 मौलिक योग्यताओं की मैंने चर्चा
विस्तार से किए हैं। इसको समझ जाएंगे तो सिद्धांत को आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। और अगला सिद्धांत जो है करीब 2 दिन चलेगा ये आपका सिद्धांत, और अगला सिद्धांत मैंने आपको अगली वीडियो में फिर यहीं से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत माता की जय।